हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। तो आज से हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो देखो, बायोलॉजी में बायोलॉजी देखो उतना यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, उतना समझने वाली चीज़ यहाँ पर है नहीं, है ना। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी लंबा है। ठीक है, बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करना है, जल्दी जल्दी हम लोग को कवर करना होगा। चलिए बायोलॉजी शुरू किया जाए। लाइफ साइंस इज वन ऑफ द टू मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस, है ना। वन ऑफ द टू मेजर ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंस, द अदर बीइंग फिजिकल साइंस, which is concerned with non-living matter. By definition, biology is the natural science that studies life and living organisms. Term biology was coined by Lamarck and Treviranus 1802. That is the branch of science that deals with study of living organisms. It includes botany, that is study of plants, zoology, study of animals. Scientist who gave his thoughts for the first time about the life of plants and animals was Aristotle. That's why he is known as the father of biology. He is also known as the father of zoology. फादर ऑफ बोटनी हो जाएगा थियोफ्रास्टस। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी कौन हो जाएंगे? थियोफ्रास्टस। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये मिल जाता है, बायोलॉजी टर्म जो है ये लेमर्क साहब ने दिया था 1802 में। ठीक है, कितना याद रहेगा? ये देखो, बायोलॉजी टर्म कॉइन किया था लेमार्क एंड ट्रेविरानस 1802 में। लेमार्क एंड ट्रेविरानस, ठीक है, बायोलॉजी टर्म। अब देखो लिविंग वर्ल्ड देखेंगे। इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी मीन्स 1700 से 1799, कैरोलस लिनियस डेवलप्ड binomial nomenclature for living organisms. In this, scientific name consists of two parts, genus and species. ठीक है, तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत करते हैं कैरोलस लिनियस, है ना। यहाँ पर जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है, वहाँ पर जेनस स्पीशीज देखने को मिलता है। अब व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन आ जाता है 1969 में। लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, व्हिटेकर 1969, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा में बैक्टीरिया आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा भी आ जाएगा, फाइल प्रोटिस्टा इंक्लूड्स प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब हो जाता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, माइकोप्लाज्मा मतलब क्या हो जाता है? ये एक सेलुलरलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं माइकोप्लाज्मा, है ना। बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं लेकिन इसका सेलुलर नहीं रहता है। तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सब आ जाएंगे मोनेरा में। वही प्रोटिस्टा में आ जाएंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। वायरस जो हो जाएगा सब माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा और ऑब्लिगेट पैरासाइट हो जाएगा, इंट्रासेलुलर पैरासाइट हो जाएगा, कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, उससे सब प्रोटीन कवर देखने को मिलता है। डब्ल्यू एम स्टैनली फर्स्ट क्रिस्टलाइज टीएमबी यानी टोबाको मोजाइक वायरस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आ रहा है। डब्ल्यू एम स्टैनली साहब ने फर्स्ट क्रिस्टलाइज करते हैं टीएमबी यानी टोबाको मोजाइक वायरस को। Viruses are made up of nucleic acid, RNA or DNA and proteins. Viroid are smallest infectious molecule discovered by Diane, है ना। वायरॉइड में जो रहता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है वायरॉइड में। ठीक है, वेरी स्मॉल
इन्फेक्शन मॉलिक्यूल हो जाता है वायरॉइड, है ना। वायरॉइड में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। वायरॉइड का डिस्कवरी करते हैं टीओ डायनर। वायरस का डिस्कवरी कौन करते हैं? टोबैको मोजाइक वायरस का फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन करते हैं स्टेनले। वहीं वायरॉइड जो हो जाता है स्मॉल इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल हो जाता है टीओ डायनर। वायरॉइड डिस्कवर करते हैं। वायरॉइड में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। फिर हम लोग आ जाएंगे सेल में। ऑल लिविंग beings are made up of one or more units called cells. Cell are the structural and functional unit of life. If an organism consists of only one cell, it is called unicellular. जैसे कि yeast, जैसे नॉस्टॉक है ना, एमीबा, ये यूनिसेलुलर हो जाता है ना। ठीक है, नॉस्टॉक भी यूनिसेलुलर हो जाता है। इफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, इट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर, जैसे कि एल्गी, फंगी, एनिमल्स, प्लांट्स। इफ एन ऑर्गेनिज्म हैड नो सेल, दैट इज एसेलुलर, जैसे कि वायरस। वायरस में सेल नहीं होता है ना। वायरस में सेल नहीं होता है, इसलिए वायरस को हम क्या बोल देंगे? एसेलुलर बोल देंगे। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ह्यूग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कैन बी डिप्लीटेड फ्लो। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से कम्युनिटी, कम्युनिटी से यूनिवर्स। ये हायरार्की दिखाने का कोशिश किया गया है यहाँ पर। Despite their complexity and variety, all living cells can be classified as prokaryotic or eukaryotic. Prokaryotic cells lacks true nucleus and membrane-bound organelles. जैसे कि प्रोकैरियोटिक हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में हम लोग को प्रोकैरियोटिक नेचर देखने को मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रोकैरियोटिक नेचर देखने को मिलता है। माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक नेचर देखने को मिलता है। वही यूकैरियोटिक सेल में हो जाएगा ट्रू न्यूक्लियस विथ इलेबोरेट न्यूक्लियर एनवेलप, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। एल्गी में देखने को मिल जाएगा तुमको, फंगी मिल जाएगा, प्लांट सेल एनिमल सेल में मिल जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है ना। डिफरेंस दिया गया है, क्या बोल रहा है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में इसमें सेलुलर होते हैं, मेड ऑफ सेलुलोज। इसमें सेलुलर होता ही नहीं है। यहाँ पर प्लास्टिड देखने को मिलता है प्लांट सेल में, एलिमेंट सेल में प्लास्टिड नहीं देखने को मिलता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं बहुत बड़ा होते हैं। यहाँ पर वैक्यूल या तो प्रेजेंट होगा, होगा भी तो छोटा छोटा होगा। ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग आ जाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया था कौन? ऑल्टमैन। बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड और प्रोटीन से ही बना हुआ होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज द एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑल्टमैन साहब ने डिस्कवर किया था। और पावर हाउस ऑफ द सेल देखा जाता है यहाँ पर बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज हीट टू द सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर क्लोरोप्लास्ट में देखो, क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? प्लांट सेल में ही होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिस्कवर किया था पोटर साहब ने। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पोटर। ये आर एसीआर दो टाइप का हो सकता है। राप में क्या होगा? राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा सरफेस में। स्मूथ में क्या होगा? नो राइबोसोम प्रेजेंट रहता है सरफेस। इट फंक्शंस इंक्लूड मैकेनिकल सपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। आर में जो सरफेस में जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलता है। कैमिलियो गोल्गी डिस्कवर किया था गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था कैमिलियो गोल्गी साहब को। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी 1898 एंड गॉट अ नोबेल प्राइज इन 1906। नोबेल प्राइज मिला था। इट्स फंक्शन इंक्लूड सिक्रेशन, प्रोवाइडिंग स्टोरेज प्लेस फॉर प्रोटीन। सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, स्टोरेज प्लेस मिल जाता है प्रोटीन के लिए। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प कर देते हैं। कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसका फंक्शन में ध्यान दीजिएगा,
सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, स्टोरेज प्लेस फॉर प्रोटीन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन, काफी सारे काम करता है ये। फिर लाइसोसोम आ जाता है, लाइसोसोम डिस्कराइब बाय डी डुवे, है ना, लाइसोसोम डिस्कराइब बाय डी डुवे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल containing hydrolytic enzyme, also called as suicidal by helps in digestion। राइबोसोम्स पहले डिस्कवर करते हैं, है ना, राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल, ये याद रखना चाहिए, है ना, राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल, दे अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस में क्या होता है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, लार्जेस्ट एंड मोस्ट इजीली सीन सेल ऑर्गेनेल विद इन द यूकेरियोटिक सेल, ठीक है, ये लार्जेस्ट भी है और मोस्ट इजीली सीन सेल ऑर्गेनेल विद इन द यूकेरियोटिक सेल। न्यूक्लियस इज द प्राइमरी सेंड कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल इन द सेल एज इज कंटेंट्स क्रोमोसोम, सही है। फिर न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं, इट contains genetic instructions used in the development and functioning of all known living organisms। डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। डीएनए यानी डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, लॉन्ग पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। इट हैज 4 bases, adenine, guanine, cytosine, thymine। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर यूरासिल रहते हैं इन प्लेस ऑफ थाइमिन, है ना। आरएनए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का रोल देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक बायोलॉजी वाला पार्ट हम लोग देख लिए, सेल भी हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बैलेंस डाइट। ए डाइट which has various nutritional materials like protein, carbohydrates, fats, minerals, vitamins, surface water in sufficient amount, proper proportion। Balanced diet of each individual can be determined according to his or her needs। मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूट सी एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहेगा, सी एच ओ अगर रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डेली रिक्वायरमेंट होते हैं 500 ग्राम। 1 ग्राम से 17 किलो जूल एनर्जी मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग का डेली रिक्वायरमेंट है 500 ग्राम, 1 ग्राम से 17 किलो जूल एनर्जी मिलते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड eaten after being processed, the carbohydrate of the food eaten after being processed in the alimentary canal and supplied to the tissue mainly as glucose, often called blood sugar, ठीक है। सोर्सेस हो जाते हैं मेनली सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज। इसके अलावा शुगर केन, मिल्क, बनाना, हनी, बीट। फॉर एग्जाम्पल हो जाता है जैसे सेलुलोज, स्टार्च, शुगर वगैरह, शुगर में ग्लूकोज आ जाता है, फ्रुक्टोज सुक्रोज आ जाता है। स्ट्रक्चरली कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये याद रखना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक कार्बोहाइड्रेट का डेली रिक्वायरमेंट है हमारा 500 ग्राम, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल एनर्जी मिलता है। और ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पर जाके, लीवर में जाके, है ना। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब फैट्स में आ जाओ, प्रोवाइड डबल द एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम में 17 × 2 = 34, उससे भी ज़्यादा 37 किलो जूल मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट 50 ग्राम। एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल बिकॉज एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड इन एडिपोज टिश्यू। एन एंजाइम कॉल्ड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये होता है फैट के बारे में। तो फैट का जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डेली रिक्वायरमेंट था 500 ग्राम, वही फैट का डेली रिक्वायरमेंट हो जाता है 50 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट से जहाँ 17 किलो जूल एनर्जी मिल रहा है पर ग्राम, वही फैट से पर ग्राम एनर्जी मिलता है 37 किलो जूल, ठीक है। 37, 37 किलो जूल देखने को मिलता है।
है ना। और तो हम लोग मान सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी मिलता है फैट में उसका द्विगुण यानी डबल मिलता है, 2 गुना मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोवाइड करता है 37 किलो जूल। 50 ग्राम हम लोग को हर रोज फैट इंटेक करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस फैट लीवर में स्टोर होगा, जिसके कारण फैटी लीवर देखने को मिलता है एडिपोज टिश्यू में, वो जमा हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बन जैसे क्या, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन नाइट ऑक्सीजन था, प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी आ जाएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो हम लोग जानते ही है प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, और प्रोटीन का बहुत अहम रोल रहता है इन केस ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। चलो फिर आ जाएंगे हम लोग मिनरल में। ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ आवर फूड आर, जैसे कि आयरन हम लोग इंटेक करते हैं, नीडेड टू प्रिपेयर हीमोग्लोबिन व्हिच कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड एंड गिव्स ब्लड इट रेड कलर। इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल से हम लोग को आयरन मिलता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड रेड कलर का देखने को मिलता है। Iodine for preparation of hormone thyroxine. It is present in seafood and iodized salt. Fluorine, component of enamel of teeth and bones, present in tea and drinking water. है ना। फ्लोरीन से जो फ्लोराइड बनता है वो टीथ और बोन का एनामल का कंपोनेंट हो जाता है। चाय से हम लोग को फ्लोरीन मिलता है। ड्रिंकिंग वाटर से हम लोग को फ्लोरीन मिल जाता है। Calcium required for making bones and teeth, nerve functioning, muscle contraction. Need more in children. कैल्शियम है ना। तो कैल्शियम के लिए तुमको फिग्स, चीज, कोलर ग्रीन्स और रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, है ना। कोलर ग्रीन्स तुम खाओगे तो कैल्शियम मिल जाएगा, चीज से तुमको मिलेगा, फिग से तुमको मिलेगा। फॉस्फोरस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में फॉस्फोरस मिलते हैं। सोडियम पोटेशियम, सोडियम इज नीडेड टू मेंटेन कंट्रक्शन ऑफ हार्ट। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये जो हार्ट मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण हार्ट पंप करते हैं, इसमें सोडियम का बहुत अहम भूमिका है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेटाबॉलिज्म में, किसका, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, है ना। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सब मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत हो जाता है। जैसे कि आयरन, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड में ऑक्सीजन कैरी होता है। हीमोग्लोबिन का कलर बिल्कुल रेड होता है। हीमोग्लोबिन हम लोग लीफी वेजिटेबल खाएंगे तो मिल जाएगा। आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन बनते हैं, है ना। आयोडीन का सोर्स के तौर पे हम लोग को आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, सी फूड खाना चाहिए। फ्लोरीन से हमारा दांत का एनामल बनते हैं, बोन्स बनते हैं। फ्लोरीन का सोर्स क्या हो जाता है, पानी हो जाता है, टी हो जाता है। कैल्शियम बहुत जरूरी है बोन्स और टीथ के लिए, नर्व फंक्शनिंग के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बच्चों को खासकर कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कैल्शियम पाने के लिए हम लोग को चीज़ खाना चाहिए, हम लोग को फीग खाना चाहिए, हम लोग को और क्या खाना चाहिए, बताओ भाई। कैल्शियम का अच्छा सोर्स हो जाता है चीज, फीग, कूलर ग्रीन्स, ये सब। फॉस्फोरस बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फॉस्फोरस मिल्क में से मिलते हैं। सोडियम हमारा हार्ट मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म उसमें हेल्प करते हैं। कैल्शियम कहाँ से मिलते हैं, कूलर ग्रीन से, चीज से, फिग से। वही फॉस्फोरस मिल्क से मिल जाता है, बोन और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब आ जाओ विटामिन में। विटामिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, गुड हेल्थ, गुड विजन, प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द बॉडी, है ना, प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द बॉडी एटसेट्रा। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। हाँ, ये मत सोचना कि एनर्जी
तुम मतलब विटामिन इंटेक कर रहे हो, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है, गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, गुड विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। तो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा विटामिन बी एंड सी, फैट सोल्यूबल हो जाएगा ए डी ई के। तो देखो यहाँ पर टेबल दिया गया है, उसके साथ सोर्स भी बताया गया है, और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन और उसका डिफिशियंसी। जैसे कि विटामिन ए यानी रेटिनॉल, इसके डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफ्थेल्मिया। ठीक है। और थियामिन यानी विटामिन बी वन, इसके कारण बेरी बेरी बहुत पॉपुलर है, बेरी बेरी, है ना। इसके अलावा एनोरेक्सिया, न्यूराइटिस, ये सब हो सकता है। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन के कारण डर्माटाइटिस हो सकता है। विटामिन बी थ्री नियासिन के कम की वजह से पेलेग्रा देखने को मिलता है ना। विटामिन बी वन का डिफिशियंसी के कारण क्या होते हैं, पेरी बेरी। और विटामिन बी टू के कारण होते हैं फोटोफोबिया और एरिबोफ्लेविनोसिस, है ना। बी टू में यहाँ पर जो लिखा है, इसके अलावा बी टू के डिफिशियंसी के कारण जो फोटोफोबिया देखने को मिलता है और एरिबोफ्लेविनोसिस देखने को मिलता है विटामिन बी टू के डिफिशियंसी के कारण। विटामिन बी थ्री के डिफिशियंसी के कारण पेलेग्रा देखने को मिलता है। बी थ्री से यानी नियासिन और निकोटिनिक एसिड कह सकते हो, पेलेग्रा। विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सिन, कॉन्वल्सन, कॉन्वल्सन इन चाइल्ड। ठीक है। कॉन्वल्सन इन चाइल्ड, एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है, नर्व का डिजेनरेशन हो जाता है। विटामिन बी ट्वेल्व, साइनोकोबालामिन, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन सी के डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है स्कारवी। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, रिकेट, ऑस्टियोमेलेसिया, पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन, ये सब देखने को मिलता है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, स्टेरिलिटी। विटामिन के, वाइनोकुलिन, इसका इसका अगर कमी हो जाएगा तो हेमरेज होगा, हीमोफीलिया होगा, है ना। मतलब अगर ब्लडिंग हो शुरू हो जाएगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये दिक्कत हो जाता है। और क्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो उसी को तो हम हीमोफीलिया बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हीमोफीलिया बोल देते हैं जब ब्लड क्लॉट नहीं करते हैं, हेमरेज वगैरह देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन बी नाइन होते हैं, फोलिक एसिड जिसको कहते हैं, उसका अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो तुमको एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो विटामिन ए, रेटिनॉल, इसके डेफिशिएंसी हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया। विटामिन बी वन यानी थियामिन के कारण बेरी बेरी। विटामिन बी टू या फिर राइबोफ्लेविन, इसके डेफिशिएंसी के कारण फोटोफोबिया और हेरिबोफ्लेविनोसिस। विटामिन बी थ्री नियासिन की डेफिशिएंसी के कारण पेलिग्रा। विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सिन, कॉन्वल्सन इन चाइल्ड, मतलब नार्व डिजेनरेशन। ठीक है। जब नार्व डिजेनरेशन होगा जब ना कॉन्वल्सन होगा, ये पायरिडॉक्सिन बी सिक्स के डिफिशियंसी के कारण होता है। विटामिन बी ट्वेल्व या तो सायनोकोबालामिन कह लो, ये इसकी वजह से पायरिनिसियस एनीमिया होते हैं। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड का डेफिशिएंसी के कारण स्कारवी होते हैं, है ना। और विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण रिको रिकेट, एस्टियो ऑस्टियोमेलेशिया, पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन, ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल की डिफिशियंसी के कारण स्टेरिलिटी देखने को मिलता है ना। और एक विटामिन एच होता है, बायोटीन जिसको बोलते हैं, उसके डिफिशियंसी के कारण डर्माटाइटिस देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन, इसका डिफिशियंसी का हेमरेज, हीमोफीलिया, ये सब देखने को मिलेगा। और विटामिन बी नाइन यानी फोलिक एसिड का डिफिशियंसी हो जाएगा तो एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन हमारा देख लिया। सब देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे राफेज। तो देखो, these are fibrous material present in food items, है ना? They do not take part in growth because these are not digested by human. ये digest नहीं होता है कभी। They should be added in bulk in food to prevent constipation. लेकिन खाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि हम आजकल हम लोग अवॉइड कर देते हैं। इसलिए सैलड बहुत जरूरी हो जाता है। आउटर लेयर सब ग्रेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीरियल्स, वेजिटेबल खाना जरूरी हो जाता है। डालिया, इसको पॉरिज बोलते हैं, PORRIDG, पॉरिज डालिया खाना जरूरी हो जाता है। तो राफेज का मतलब हो जाता है फाइब्रस मटेरियल। ठीक है भाई, ये ग्रोथ में कोई इसका अहम भूमिका नहीं है। ये हालांकि ये डाइजेस्टेड ही नहीं होते हैं, लेकिन ऐड होना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। जैसे कि सैलड, जैसे कि आउटर लेयर ऑफ ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, और क्या, दालिया, इसको हम क्या बोलते हैं, परीच। वाटर, ह्यूमन बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ 65%, कोई कोई 70 भी बोल देते हैं। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग एंड इवापोरेशन। मेन सोर्सेस ऑफ metabolic water, liquid food, drinking water. Abnormal depletion of body fluid leads to dehydration. अगर ज़्यादा कमी हो जाएगा बॉडी में वाटर का तो तुमको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो 65 से 70 इसको याद रख सकते हो, है ना? तो ये हो जाता है। फिर मेल न्यूट्रिशन, इनएडुकेट और अंडर नरिश्ड और ओवर न्यूट्रिशन। फॉर अनबैलेंस्ड डाइट एंड द कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन होगा तो क्वाशियरकुल, है ना? और एंड मेरास्मस देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअली मेरा शायद प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है। रुको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गूगल बाइसेप से। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज Protein energy malnutrition is most often called protein calorie malnutrition or PCM, but it's also known as protein energy malnutrition or PEM. It's caused by not having enough protein, calories, and nutrients in your diet. देखो भाई, क्वाशियर का मतलब क्या हो जाता है, एनर्जी ठीक ठाक है लेकिन इनसफिशिएंट प्रोटीन इंटेक। वही मेरास्मस का मतलब हो जाता है इनसफिशिएंट प्रोटीन एंड एनर्जी। तो वही मैं बोल रहा था कि इसमें दोनों तो हम मानते हैं प्रोटीन के लिए ही, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना? और ये दोनों पता है, दोनों ही बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये दोनों ही बच्चों में देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का मेल न्यूट्रिशन रहेगा तो क्वाशियर को, प्रोटीन के साथ एनर्जी का भी मेल न्यूट्रिशन रहेगा तो मेरे आसपास देखने को मिलेगा। गोइटर इज कॉन्ज्यूट डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, है ना? इस वीडियो में यहाँ तक रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल, राधे राधे।